पिछले क्लास में जो हम आपको पढ़ाए हुए थे उसका जो हम लोग रिवीजन करते हैं, ठीक है, रिवीजन कर लेते हैं, फिर इसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। बताइए क्वेश्चन नंबर 1, गुजरात के काठियावाड़ तट, काठियावाड़ तट, दमन से लेकर के गोवा तक के तट, क्या? कोंकण तट, कोंकण तट। गोवा से लेकर कर्नाटक, हाँ, कन्नड़ तट या केनरा तट, कन्नड़ तट या केनरा तट। कर्नाटक के मंगलुरु से लेकर कन्याकुमारी, मालावाड़ तट। कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा, कोरोमंडल। कृष्णा डेल्टा से गोदावरी, गोलकुंडा, गोलकुंडा। गोदावरी नदी के ऊपरी भाग, उत्तरी सरकट। उड़ीसा के तट को उत्कल तट। भारत के तमिलनाडु राज्य एवं श्रीलंका के मध्य कौन सी खाड़ी? मन्नार की खाड़ी। केरल एवं लक्षद्वीप के मध्य के सागरीय भाग, लक्षद्वीप सागर, लक्षद्वीप सागर। 7 बहनों वाली राज्य में कौन कौन सा राज्य आता है? अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। विश्व के 5 बड़े द्वीपों का नाम बोलिए, बताए थे ना? पहला ग्रीनलैंड ना, दूसरा न्यू गिनी, तीसरा बोर्नियो, चौथा मेडागास्कर, पांचवा बेफिन, क्लियर है? ग्रेट निकोबार और सुमात्रा को कौन सा चैनल अलग करता? 6 डिग्री। मालदीव को मिनिकाय से 8 डिग्री चैनल। मिनिकाय को लक्षद्वीप से 9 डिग्री चैनल। अंडमान को निकोबार से 10 डिग्री चैनल। कन्नामोरे द्वीप और अमनदीवी द्वीप 11 डिग्री। दक्षिणी अंडमान को लिटिल अंडमान से दक्कन चैनल या दक्कन पास। भारत एवं श्रीलंका के मध्य कौन सी जल? पाक जलसन। कोको द्वीप को उत्तरी अंडमान से कौन सा चैनल अलग कर? हाँ, कोको चैनल। कोको द्वीप पर किसका अधिकार है? म्यांमार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक किस द्वीप पर स्थित है? उत्तरी अंडमान। सैडल पीक उत्तरी अंडमान पर स्थित है, उत्तरी अंडमान पर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की दूसरी सबसे ऊंची चोटी माउंट थुलियर। माउंट कौन द्वीप पर स्थित है? ग्रेट निकोबार। माउंट डियोवाली, हाँ, मध्य अंडमान। माउंट कोयोबा और माउंट हैरियट दक्षिणी अंडमान। अंडमान निकोबार की राजधानी कहां है? पोर्ट ब्लेयर कौन द्वीप पर है? दक्षिणी अंडमान। सर्वाधिक द्वीपों वाला देश इंडो। द्वीपों की संख्या 13,000 से। चलिए दीजिए तो एक बार कॉपी दीजिए। चलिए 1 मिनट देख लेते हैं। ऑनलाइन वालों को नोट्स भी अवेलेबल करवा दीजिए। नोट्स क्या अवेलेबल करवाएंगे, हे भगवान? तो केमिस्ट्री साइंस का तो नोट आपको अवेलेबल रहवे करता है। चलिए, प्रमुख चैनल हो गया, तट हो गया, सीमा रेखा हो गया, स्थलीय सीमा, जलीय सीमा हो गया, जनसंख्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया, प्रायद्वीप हो गया, कर्क रेखा हो गया। चलिए, पहला चैप्टर लगभग खत्म है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत जानकारी और पहला चैप्टर में थोड़ी बहुत जानकारी और, ठीक है? तब जो है आपको
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपलोड कर देंगे, रुकिए ना, कर देंगे, टेंशन मत लीजिए, कर देंगे। आइए पहले पढ़िए अब आप लोग, ठीक है, पहले पढ़ते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, पढ़ते हैं पहले, चीजों को समझिएगा आप। देखिए, जब आप बच्चा होते हैं, भाई है, बहन है, मम्मी है, पापा है, दादा है, दादी है, सब लोग हैं। आप घर में देखेंगे जब आप बच्चा होते हैं, पूरा परिवार एक होता है, मम्मी पापा भाई बहन दादा दादी, कम से कम इतना लोग तो रहते हैं एक साथ, इतना लोग तो एक साथ रहते हैं ना, एक साथ रहते हैं। लेकिन जब आपकी बहन बड़ी हो जाती है, शादी होता है, वो अपने ससुराल चली जाती है, फिर आप 2 भाई 3 भाई 4 भाई 1 भाई, जितना भी भाई है, मान लिया जाए कि आप 2 भाई हैं, दोनों का विवाह होगा, दोनों की पत्नी आएंगी, तो स्वाभाविक सी बात है कि काम, ठीक है, काम का बंटवारा होगा कि फलना काम ये करेगी, चिल्ला काम ये करेगी, समझ गए। अब उसी में जो है दोनों की पत्नी में से कोई एक है काफी काम करने वाली है, काम के प्रति समर्पित रहती है, और एक जो है बहानेबाज है। अब एगो पूरा काम कर रही है, एगो बहानेबाज है, तो इसमें होगा कि जो काम करेगी उसको तो लगेगा कि सिर्फ हम काम कर रहे हैं तो बैठे बैठे खाती है, तो फिर मनमुटाव होगा तो परिवार में विभाजन होगा, मनमुटाव होगा तो परिवार में क्या हो जाएगा, विभाजन, परिवार में विभाजन होगा। तो जब आप बचपन में थे, आपका भाई, आपकी बहन, सब एक साथ मिल करके रहते थे, लेकिन जैसे जैसे आपका उम्र बढ़ता गया, परिवार बढ़ता गया, आपकी बहन अपने ससुराल चली गई, आपका भाई आपसे अलग हो गया, आप एकदम स्वार्थी हैं, मम्मी पापा को भी आप अलग कर देंगे, स्वयं पत्नी बच्चा के साथ आप रहना पसंद करेंगे, तो मतलब परिवार में विभाजन हो जाता है। तो शुरुआती दौर में परिवार एक होता है, संयुक्त परिवार होता है, लेकिन जब परिवार में 2 घर की अलग अलग लड़की आ जाती है, तो फिर कुछ आंतरिक क्रियाओं के कारण जो है परिवार में विभाजन हो जाता है, और फिर परिवार कई टुकड़ों में बंट जाता है, कई भागों में बंट जाता है। उसी प्रकार से पृथ्वी, एक चीज हम आपको बताए होंगे, नहीं बताए हैं तो आप इस बात को समझिए, एक महादेश होता है और एक महासागर होता है, समझिए, बताए होंगे। एक महादेश होता है और एक आपको महासागर होता है। महादेश महासागर क्या होता है जानते हैं? जानते होंगे, निश्चित तौर पर जानते होंगे। देखिए, एक स्थल खंड होता है और एक जल खंड होता है। स्थल खंड जल खंड समझते हैं? स्थल खंड जल खंड जानते हैं? जानते हैं। तो स्थल खंड का जो सबसे बृहद रूप होता है, स्थल खंड का जो सबसे बृहद रूप होता है, जैसे आप कहां रह रहे हैं? आप स्थल खंड पे रह रहे हैं। मानव जो रह रहा है वो स्थल खंड में रह रहा है। मछली कहां रहता है? जल खंड में। कहां पर? जल में। तो मानव स्थल खंड में रहता है, मानव जहां रहता है वो स्थल खंड है, अब मछली जहां सरवाइव करता है वो जल है, समझ गए? जल है। तो स्थल खंड के जो सबसे बृहद रूप होते हैं, स्थल खंड का जो सबसे बड़ा टुकड़ा होता है, सबसे बड़ा भाग होता है, उसी को महादेश कहा जाता है। स्थल खंड का एक बड़ा टुकड़ा उत्तरी अमेरिका महादेश है, ये उत्तरी अमेरिका महादेश, दक्षिणी अमेरिका महादेश है, फिर यूरोप महादेश है, अफ्रीका महादेश है, एशिया है, ऑस्ट्रेलिया है। उसी प्रकार से जल खंड का जो बृहद रूप होता है उसको महासागर कहा जाता है। जल खंड का जो बृहद रूप होता है उसको महासागर कहा जाता है। जैसे ये जलखंड का बृहद रूप है, ये अटलांटिक महासागर है, ये जलखंड का बृहद रूप है हिंद महासागर है, ये जलखंड का बृहद रूप है प्रशांत महासागर है, ये जलखंड का बृहद रूप है प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर है। तो महासागर और महाद्वीप,
आप देख पा रहे हैं मानचित्र पर, उत्तरी अमेरिका महादेश, दक्षिणी अमेरिका महादेश, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, ये सभी महादेश हैं। अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, महासागर है। आज से करोड़ों वर्ष पहले, करोड़ों वर्ष पहले, करोड़ों वर्ष, 1000 नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, लाख नहीं, बल्कि आज से करोड़ों वर्ष पहले, आज से करोड़ों वर्ष पहले आज जैसी स्थिति है ना, आज आप देख रहे हैं उत्तरी अमेरिका महादेश, दक्षिणी अमेरिका महादेश, यूरोप महादेश, अफ्रीका महादेश, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, सब महादेश अलग अलग बटा हुआ है। सब महादेश अलग अलग है, हाँ या ना? जैसा कि आप नजरों के सामने देखेंगे सब महादेश अलग अलग है, समझ गए? सभी के सभी महादेश क्या है आपको अलग अलग, सभी के सभी महादेश क्या है अलग अलग है, ठीक है। लेकिन क्या हमेशा से ऐसा था? नहीं, हमेशा से ऐसा नहीं था। आप स्वयं इस बात को सोचिए ना, आप भी थोड़ा तार्किक हैं, ठीक है, आप भी थोड़ा बुद्धिजीवी वर्ग की श्रेणी में आ जाएंगे। बुद्धिजीवी वर्ग की श्रेणी में इसलिए आ जाएंगे क्योंकि आप पढ़ाई कर रहे हैं, इसलिए आप बुद्धिजीवी वर्ग की श्रेणी में आ जाएंगे। और पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा तो सोचने का एक तरीका तो होगा ही आपके भीतर। सोचने का तरीका नहीं है तो उस तरीका को अपने भीतर डेवलप कीजिए। आप स्वयं इस बात को सोचिए कि आप अभी जिस स्थिति में हैं, आप अभी से 5 साल पहले जाकर देखिए, आप अभी जैसा हैं, आपका घर अभी जैसा है, क्या 5 साल पहले सेम एज इट इज था? क्या आप सेम एज इट इज थे? नहीं, नहीं। 5 साल पहले अगर आपका उम्र 20-21 बरस हुआ होगा तो 5 साल पहले आपको तो दाढ़ी मूछ नहीं आया होगा, समझ गए? लेकिन अब दाढ़ी मूछ आ गया है। सबसे बड़ा परिवर्तन तो यही आपको देखने को मिल रहा है। तो जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, चीजों में परिवर्तन होते जाता है। तो समय जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो चीज परिवर्तित होते जाता है, हाँ या ना? एकदम होता है, समझिए, एकदम होता है। हमेशा एक जैसा कुछ भी नहीं रहता है। आज आप जिस स्थिति में है, आने वाले 5-10 साल के बाद आपकी स्थिति कुछ और हो जाएगी। 20 साल के बाद आपकी स्थिति कुछ और हो जाएगी, समझिए, कुछ और हो जाएगी आपकी स्थिति। उत्कर्ष सोलंकी जी, लाइट ठीक है जी, भा महाराज ठीक है। लाइट, अब हमारे मुंह पे लाइट नहीं है, हम टोपी पहने हुए हैं, इसी वजह से मुंह पे लाइट नहीं है। हमारी बात आपको सुनाई दे रहा है ना? बोर्ड पे लाइट है ना? बोर्ड तो एकदम ठीक दिखाई दे रहा है, ठीक है। वहां पे देख रहे हैं किसी के मोबाइल में है, मेरा मोबाइल तो डिस्चार्ज हो गया है, ठीक है। कोई ऑनलाइन भी परचेज किए हुए हैं? ऐसे डेमोन चल रहा है, कोई भी देख सकते हैं, थोड़ा खोल करके हमको दीजिए तो। सुबोध जी, हाँ, दिल्ली एनसीआर बचा हुआ है, बता देंगे, चिंता नहीं करना। खोले, कितना पीसी पर है? 144 है जी, 100 बकलोल 240 पे दीजिए ना, 240 पे। लाइट तो ठीक है, लाउड ठीक है ना? हो, अरे हमको तो ठीक है लगेगा। अच्छा आप लोग देखिए, ठीक ना है लाइट, बताइए तो। सिर्फ मेरा चेहरा काला दिख रहा है। अब है काला तो गोरे थोड़े दिखेंगे महाराज, अजीब हाल। अरे सही है, सही है जी, सिर्फ मेरे चेहरा पे लाइट नहीं है, बाद बाकी सब सही है। तो काला है तो काले नहीं दिखेंगे महाराज, बस ठीक है। चलिए सुनिए, हल्ला नहीं, हल्ला नहीं, सुनिएगा। मतलब चलिए, अरे छोड़िए न महाराज, चलिए, हल्ला नहीं, हल्ला नहीं, हल्ला नहीं, समझिएगा। तो मतलब क्या आपको यह बात समझ में आ रहा है कि समय के साथ हर चीज परिवर्तन होते रहता है? यह बात समझ में आ रहा है ना? तो अब देखिए, आज से करोड़ों वर्ष पहले, जब 5 बरस 10 बरस में आप परिवर्तन देख रहे हैं अपने जीवन में, अपने समाज में, अपने घर में, हर चीज में, तो आज से करोड़ों वर्ष पहले क्या होगा और आज क्या है? निश्चित तौर पर आज से करोड़ों वर्ष पहले कुछ और स्थिति रही होंगी और आज कुछ और स्थिति है।
तो आज से करोड़ों वर्ष पहले जब आप जाकर के देखेंगे, तो आज से करोड़ों वर्ष पहले सभी स्थलखंड आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ था। सभी स्थलखंड आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ था। सभी स्थलखंड आज से करोड़ों वर्ष पहले जो आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ था, मतलब जो आपको उत्तरी अमेरिका महादेश है, दक्षिणी अमेरिका महादेश है, यूरोप है, अफ्रीका है, एशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, अंटार्कटिका है, ये सभी स्थलखंड है। ये सभी स्थलखंड आपस में एक दूसरे से सटे हुए थे। और ये सभी स्थलखंड जब आपस में एक दूसरे से सटे हुए थे तो उसे पेंजिया कहा जाता था। उसे पेंजिया कहा जाता था। पेंजिया, पेंजिया कहा जाता था। पेंजिया कहा जाता था। और इस स्थलखंड के चारों तरफ जलीय भाग था। इस स्थलखंड के चारों तरफ जो है आपको जलीय भाग था। चारों तरफ जलीय भाग था। और आप यहां पर देखिएगा कि जब यहां पर आप मानचित्र को देखेंगे, प्रशांत महासागर यहां है, अटलांटिक यहां है, हिंद महासागर यहां है, फिर प्रशांत महासागर यहां है, फिर आर्कटिक महासागर ऊपर में है। तो आज तो सभी महासागर भी आपको अलग अलग विभाजित दिख रहे हैं। प्रशांत यहां है, अटलांटिक यहां है, हिंद यहां है, आर्कटिक यहां है। तो सभी महासागर भी अलग अलग विभाजित देखने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा? हां या ना? लेकिन आज से करोड़ों वर्ष पहले ऐसी स्थिति नहीं थी, बल्कि आज से करोड़ों वर्ष पहले सभी महासागर भी, प्रशांत, अटलांटिक, आर्कटिक, हिंद, सभी महासागर भी आपस में एक दूसरे के साथ सटा हुआ था और पेंजिया के चारों तरफ फैला हुआ था। और पेंजिया के चारों तरफ जो जलीय भाग फैला हुआ था, इस जलीय भाग को पेंथालासा कहा गया। इस जलीय भाग को क्या कहा गया? पेंथालासा। इस जलीय भाग को पेंथालासा कहा गया। पेंथालासा कहा गया। जैसे जब तक दोनों भाई का, दो भाई है, अगर दोनों भाई का शादी विवाह नहीं हुआ है तब तक तो मम्मी खाना बनाती है, तो मम्मी तो दोनों के लिए खाना बनाएगी, कोई दिक्कत नहीं रहता है। जब तक माँ का राज है, माँ बाप का राज है, कोई दिक्कत नहीं रहता है। जब अपना राज आ जाता है तब दिक्कत शुरू हो जाता है। समझ गए? तो आपको जो है जैसे ही शादी विवाह होगा तो परिवार में जो है मनमुटाव, दोनों पत्नियों के बीच, मतलब दोनों क्या कहा जाए उसको, हम लोग के तरफ तो गोतनी कहा जाता, गोतनी। समझ गए? अब आप लोग के तरफ क्या कहा जाता हमको नहीं पता है। हाँ, जो भी कहा जाए। तो जैसे परिवार में आपसी मनमुटाव के कारण परिवार का विभाजन हो जाता, हाँ या ना? देखिए, परिवार का विभाजन कुछ ना कुछ घटना होती है, कुछ ना कुछ कारण होता है जिस वजह से परिवार का विभाजन होता है। अगर दोनों भाई समझदार हैं और दोनों की बीवी भी समझदार है, सिर्फ भाई के समझदार होने से कुछ नहीं है, दोनों की बीवी भी समझदार है। और बीवी ही नहीं, आपकी मां भी समझदार होनी चाहिए। मां का भी, देखिए, घर में जो फूट पड़ता है ना, उसमें मां का भी एक रोल होता है। मां क्या करती है, एक पुतहू को ज्यादा देखने लगती है, दूसरे को इग्नोर करने लगती है, तो स्वाभाविक सी बात है, जलन तो आएगा ही आएगा। समझ गए? तो ये सब चीज, बहुत सारे कारण होते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ जो है दोनों अलग अलग घर की लड़की है तो सिर्फ लड़की के कारण विभाजन हो जाता, नहीं। समाज में सामान्य तौर पर यह बात माना जाता है कि नहीं, दो अलग अलग घर की लड़की है, इसी वजह से विभाजन हो गया है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। वो भी एक अहम रोल अदा करती है, लेकिन उसके पीछे भी बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं। तो उसी प्रकार से पृथ्वी के भीतर कई प्रकार की आंतरिक क्रियाएं हुई। और जब पृथ्वी के भीतर कई प्रकार की आंतरिक क्रियाएं हुई तो पृथ्वी के भीतर आंतरिक क्रियाओं के कारण पेंजिया में विखंडन हुआ। पेंजिया में विखंडन हुआ। पेंजिया दो भाग में बटा। पेंजिया में विखंडन हुआ और पेंजिया दो भाग में क्या हुआ? बटा। पेंजिया दो भाग में बटा। पेंजिया का एक भाग, ऊपर जाएंगे तो कौन दिशा? हाँ,
नीचे, नीचे, दक्षिण। समझ गए? तो पेंजिया का जो विभाजन हुआ, पेंजिया उत्तर की ओर खिसका, पेंजिया उत्तर की ओर खिसका, और साथ ही साथ पेंजिया जो है दक्षिण की ओर भी खिसका। पेंजिया का कुछ भाग उत्तर की ओर खिसका और कुछ भाग जो है आपको दक्षिण पश्चिम की ओर खिसका, दक्षिण पश्चिम की ओर खिसका, या दक्षिण मान लीजिए, ठीक है, डायरेक्शन छोड़िए, उत्तर दक्षिण सिर्फ मान करके चलिए। पेंजिया का कुछ भाग उत्तर की ओर खिसका और पेंजिया का कुछ भाग दक्षिण की ओर खिसका। पेंजिया का जो भाग उत्तर की ओर खिसका, उत्तर की ओर खिसका, उसे जो है अंगारा लैंड कहा गया, सॉरी, अंगारा लैंड, अंगारा लैंड कहा गया, या उसे लॉरेंसिया कहा गया, अंगारा लैंड कहा गया, या फिर उसे लॉरेंसिया, लॉरेंसिया कहा गया। वहीं पेंजिया का जो हिस्सा दक्षिण की ओर खिसका उसे गोंडवाना लैंड कहा गया। उसे क्या कहा गया? गोंडवाना लैंड, उसे गोंडवाना लैंड कहा गया, उसे गोंडवाना लैंड कहा गया। और पेंजिया में जब विखंडन हुआ तो एक भाग उत्तर की ओर खिसका अंगारा लैंड और एक भाग दक्षिण की ओर खिसका गोंडवाना लैंड। अब अंगारा लैंड में कुछ भूभाग आ गए, गोंडवाना लैंड में भी कुछ भूभाग आ गए। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड जब आपस में टूटा, समझ गए, जब आपस में टूटा, जैसे परिवार का विभाजन होता है, दो भाई का विभाजन हुआ, तो दोनों अपने अपने जमीन या अपने अपने घर, दोनों के जो घर का सीमा होता है, दोनों के घर का जो सीमा होता है, वहां पर दीवार खड़ा कर देता है, टाट खड़ा कर देता है, ढड्ढी खड़ा कर देता है, या जो भी मन होता है अपना खड़ा कर देता है, ईटा लगा देता है, जो भी मन होता है। ये सब चीज होता है ना परिवार में, एकदम होता है, हर किसी के परिवार में होता है। इसको लेकर के आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है। अगर आपके परिवार में हो रहा है एकदम चिंतित मत होइए, 99.99% लोगों के परिवार में ये सब चीज होता है, समझ गए? तो इसलिए ये सब चीज को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित नहीं होना है। ये संसार का नियम है। जैसे संसार का नियम है कि मनुष्य जन्म लिया है तो जन्म लिया है तो मरेगा ही, तो वैसे ही दो भाई हैं तो विभाजन होबे करेगा, और ढड्ढी घिंचेबे करेगा, बाउंड्री पड़बे करेगा, परिवार में विभाजन होबे करेगा, रामायण महाभारत घर में होबे करेगा। तो इसलिए इस सब चीज को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित नहीं होना। ये सब चीज घर में हो ना तो एकदम कान में तेल लेकर के आराम से सो जाइए और मान करके चलिए ये सब होगा, सबके घर में होगा। आप अपने परिवार में, समाज में देखिए किसके घर में नहीं हो रहा है? सिर्फ आप ही के घर में हो रहा है क्या? बगल वाला घर में नहीं हो रहा है? लेकिन यही है, टाइमिंग अलग अलग होता है। अब आपके घर में हो रहा है तो बगल वाला हंसेगा, अब बगल वाला घर में होगा तो आप हंसिएगा, समझिए। तो अब देखिएगा अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में जब विभाजन हुआ तो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में जो है एक सागर, समझ गए, एक सागर का निर्माण हुआ। और जिस सागर का निर्माण हुआ उसे हम लोग तेथिस सागर कहते हैं, तेथिस सागर कहते हैं, तेथिस सागर कहते हैं। और यह जो तेथिस सागर है, इस तेथिस सागर पर आज हिमालय पर्वत बसा हुआ है। आज का जो हिमालय पर्वत है, आज का जो हिमालय पर्वत है, आज जहां पर हिमालय पर्वत है वहां पर पहले तेथिस नामक सागर हुआ करता था। तेथिस सागर से पहले वो क्षेत्र पेंजिया कहलाता था, वो क्षेत्र पेंजिया कहलाता था। तो देखिए जहां पर पहले पेंजिया था, पेंजिया में विखंडन हुआ तो तेथिस सागर का निर्माण हुआ और फिर जाकर के वहां पर क्या है? हिमालय पर्वत है। आज हिमालय पर्वत है, आने वाले लगभग करोड़ों वर्ष बाद वहां पर हिमालय पर्वत भी नहीं होगा। वहां पर क्या होगा यह किसी को पता नहीं है, समझ गए? वैज्ञानिकों को पता नहीं है, विद्वानों को पता नहीं है, तो हमको खाक पता होगा, समझ गए? हमको भी पता नहीं है। तो समय के साथ सब चीज परिवर्तन होते रहता है। अब यहां पर एक चीज समझिएगा, यहां पर आप एक चीज समझिएगा, आप देख रहे हैं कि अगर हम इसको देखें तो यह पृथ्वी के केंद्र से होकर 0 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती है और 0 डिग्री अक्षांश रेखा के ऊपर जाते हैं तो क्या होता है? उत्तरी गोलार्ध, और नीचे आते हैं तो दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। तो अब विशेष तौर पर आप गौर कीजिएगा, जो नॉर्थ अमेरिका है, यूरोप है, एशिया है, एशिया है,
फिर यहां पर जो है आपको ये कहां गया, हाँ ग्रीनलैंड है, समझ, ग्रीनलैंड है, उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड, यूरोप, एशिया, ये सभी उत्तरी गोलार्ध में है। किस गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध। और यहां पर पेंजिया में विखंडन होकर जो उत्तरी भाग में खिसका, इसे हम लोग क्या कहते हैं? अंगारालैंड, अंगारालैंड या लॉरेंसिया। तो जो विशेष तौर पर उत्तरी गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में क्या क्या है? अभी तुरंत आपने मानचित्र पर देखा कि उत्तरी गोलार्ध में जो है, समझिएगा, उत्तरी गोलार्ध में जो है आपको उत्तरी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, सॉरी एशिया, ग्रीनलैंड, ये सभी अंगारालैंड या लॉरेंसिया के अंतर्गत आते हैं। ये सभी महादेश अंगारालैंड या लॉरेंसिया के अंतर्गत आते हैं। वही दक्षिणी गोलार्ध में जब आप देखेंगे तो दक्षिणी गोलार्ध में जो है आपको साउथ अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, ये अंटार्कटिका, फिर अंटार्कटिका भी, ये सभी जो है आपको गोंडवाना लैंड के अंतर्गत आते हैं। ये सभी जो है आपको गोंडवाना लैंड के अंतर्गत आते हैं। देखिए अब यहां पर टोटल जो है 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 प्रश्न बनता है। अभी जो हमने आपको लेक्चर दिया है यहां से टोटल 6 प्रश्न बनता है, और 6 के 6 प्रश्न अपने आप में महत्वपूर्ण है। टोटल प्रश्न अपने आप में महत्वपूर्ण है। क्या 6 प्रश्न बनता है? अगर आपने चीजों को समझा है तो आप फटाफट जवाब दीजिएगा। ठीक है, पहला प्रश्न, आज से करोड़ों वर्ष पहले, आज से करोड़ों वर्ष पहले सभी स्थलखंड आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे, उसे विद्वानों ने क्या नाम दिया? क्या नाम दिया? पेंजिया। दूसरा प्रश्न यह बनता है कि पेंजिया के चारों तरफ जो जलीय भाग था उसे क्या नाम दिया? पेंथा। पेंजिया के चारों तरफ जो जलीय भाग था उसे क्या नाम? पेंथालासा। और पेंजिया में जब विखंडन हुआ तो पेंजिया जो उत्तरी भाग की ओर खिसका उसे क्या कर? अंगारालैंड या, और दक्षिणी भाग में जो गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड, समझिए गोंडवाना लैंड, और इसके बाद अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच कौन से सागर का, कौन से सागर, कौन से सागर? तेथिस सागर। और तेथिस सागर के स्थान पर आज के डेट में क्या, आज के डेट में क्या है? मतलब आज जहां हिमालय पर्वत है वहां पहले क्या हुआ करता? आज जहां हिमालय पर्वत है वहां पहले क्या हुआ? तेथिस नामक सागर हुआ करता था। अब देखिएगा यहां पर, अब मूल प्रश्न पर आते हैं। ये तो 5-6 प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। इसके अलावे और एक चीज आपसे पूछा जाता है, कौन महादेश जो है अंगारा लैंड में आता है और कौन महादेश जो है गोंडवाना लैंड में आता है? तो आप हमको ये बात बताइएगा, नॉर्थ अमेरिका, ग्रीनलैंड, यूरोप, एशिया, किसमें? अंगारा, अंगारा, एक बार फिर से, नॉर्थ अमेरिका, ग्रीनलैंड, यूरोप, एशिया, किसमें? अंगारा लैंड में। साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, गोंडवाना, गोंडवाना। देखिए अब इतना चीज बताने के पीछे उद्देश्य क्या था? इतना चीज बताने के पीछे उद्देश्य था भारत। यह प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है अपने आप में। यह भी आपसे पूछा जाता है, भारत अंगारा लैंड में आता है या गोंडवाना लैंड में आता है? देखिए भारत, अगर हम बात करें एशिया महादेश की तो एशिया महादेश अंगारा लैंड में आता है, और एशिया महादेश के अंतर्गत ही हमारा देश भारत है। लेकिन हमारा देश भारत एशिया महादेश में आने के बावजूद भी अंगारा लैंड में नहीं आता है, बल्कि जो हमारा देश भारत है, हम लोगों का देश भारत है, हम लोगों का देश भारत गोंडवाना लैंड में आता है। हम लोगों का देश भारत किस में आता है? गोंडवाना लैंड में। हम लोगों का देश भारत की अगर हम बात करें तो भारत किस में आता है? आपको गोंडवाना लैंड में। भारत गोंडवाना लैंड में आता है। और यह प्रश्न जो है, कोई ऐसा परीक्षा नहीं होगा, यूपीएससी, बीपीएससी, अन्य स्टेट पीसीएस, इसके बाद बिहार पुलिस, बिहार दरोगा नहीं पूछा है, बिहार पुलिस इस प्रश्न को पूछ दिया है। भारत
अंगारा लैंड का हिस्सा है या गोंडवाना लैंड का? तो भारत जो है गोंडवाना लैंड का। किसका है? गोंडवाना लैंड का। अब यहां पर चीजों को समझिएगा। देखिए भारत, आपको अफ्रीका महादेश, अफ्रीका महादेश के दक्षिणी पूर्वी भाग में यहां पर मेडागास्कर है। क्या है? मेडागास्कर। और अफ्रीका महादेश गोंडवाना लैंड में आता है, इसमें कोई शक कोई किंतु परंतु नहीं ना है। तो जब अफ्रीका महादेश गोंडवाना लैंड में आता है तो मेडागास्कर गोंडवाना लैंड में आएगा, हां या ना? आएगा। और ध्यान दीजिएगा, मेडागास्कर का ही टूटा हुआ भाग, मेडागास्कर से ही टूटकर, मेडागास्कर जो द्वीप है, बड़ा द्वीप है, मेडागास्कर ही टूटा और टूट करके उत्तर की ओर खिसका, टूट करके उत्तर की ओर खिसका, और तब जाकर के भारत का निर्माण हुआ है, तब जाकर के भारत का निर्माण हुआ है। तो भारत को मेडागास्कर का अंग हम लोग मान सकते हैं। जब जो मेडागास्कर है, जो मेडागास्कर द्वीप है, मेडागास्कर द्वीप का नाम आप सुने हैं जीवन में? इससे पिछला जो क्लास लिए थे उसमें नहीं बताए थे, एकदम बताए थे मेडागास्कर। ये मेडागास्कर द्वीप है। मेडागास्कर द्वीप एक स्थलीय खंड था। मेडागास्कर द्वीप में जब टूट हुई ना, जैसे पेंजिया में टूट हुआ, पेंजिया में टूट हुआ, हां या ना? अंगारा लैंड गोंडवाना लैंड बना। फिर अंगारा लैंड में जब टूट हुआ तब उत्तरी अमेरिका महादेश, यूरोप और एशिया बना। फिर जब गोंडवाना लैंड में टूट हुआ तो गोंडवाना लैंड में टूट होने से जो है साउथ अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका बना। उसी प्रकार से मेडागास्कर में जब टूट हुआ तो वही आगे चल करके भारत कहलाया, वही आगे चल करके भारत कहलाया। और मेडागास्कर अफ्रीका महादेश में आता है और अफ्रीका महादेश गोंडवाना लैंड में आता है। इसलिए भारत अंगारा लैंड नहीं बल्कि गोंडवाना लैंड के अंतर्गत आता है। और दूसरी बात, भारत आगे चल करके हम लोग जो दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, भारत के पर्वत पठार मैदान, भारत के पर्वत पठार मैदान को पढ़ेंगे तो हिमालय पर्वत, उत्तर भारत का विशाल मैदान, उत्तर भारत का विशाल मैदान, तटीय मैदान, प्रायद्वीपीय क्षेत्र, प्रायद्वीपीय भारत, इन सभी चीजों को हम लोग पढ़ेंगे। तो जो भारत है, जैसे आप इस बात को ऐसे समझिएगा, जैसे हम मानव हैं, जैसे हम मानव हैं, नाक है, मुंह है, कान है, आंख है, माथा है, हाथ है, पैर है, सब चीज है, ठीक है। वैसे अगर आप भारत को देखेंगे तो राजनीतिक तौर पर नहीं, राजनीतिक तौर पर तो भारत को 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश में बांटा गया है, लेकिन भौगोलिक तौर पर जब आप भारत को देखेंगे तो भौगोलिक तौर पर जो है भारत को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। भारत को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया भौगोलिक तौर पर, भौगोलिक तौर पर मुख्यतः। यहां पर एक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं मुख्यतः, क्योंकि कुछ बुक को जब आप पढ़ेंगे तो भौगोलिक तौर पर कुछ विद्वान भारत को 5 भागों में बांटे हैं, कुछ विद्वान 4 भागों में बांटे हैं और कुछ विद्वान 3 भागों में बांटे हैं। लेकिन मुख्यतः जो है भारत को 3 भागों में बांटा गया है। भौगोलिक तौर पर मुख्यतः भारत को 3 भागों में बांटा गया है। भौगोलिक तौर पर मुख्यतः भारत को जो 3 भागों में बांटा गया है उसमें उत्तर भारत का विशाल उत्तर में हिमालय पर्वत, उत्तर में हिमालय पर्वत, फिर उत्तर भारत का विशाल मैदान, और फिर आपको यह प्रायद्वीपीय पठार, यह है आपको क्या है? प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार। अब एक बात बताइए कि क्या आप, भारत इतना बड़ा भूखंड है, भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। जैसे एक बच्चा, ठीक है, बच्चा, अब गर्भाधान से नहीं समझना है, आप जन्म लेते हैं, आप जन्म लेते ही बोलना, लिखना, पढ़ना, उठना, बैठना, सोना, नहाना, खाना, पकाना, सब चीज जन्म लेते ही सीख जाते हैं? हाय, नहीं ना सीखते हैं। जैसे जैसे आपका उम्र बढ़ता है आप सीखते जाते हैं। खाना बनाना तो आप तब सीखते हैं जब आप अपनी मां से दूर जाते हैं और कोई उपाय नहीं है
तो अंतिम में हाथ जलाना ही पड़ता है, खाना बनाना सीखना ही पड़ता है। और पटना के विद्यार्थी के विषय में हम आपको बता दें, पटना का विद्यार्थी जैसा खाना बना देगा ना, वैसा लड़की सबसे नहीं बनता है खाना। लड़का लोग बड़ी अच्छा खाना बनाता है, समझे, कभी कभी बुला करके खिलाता है, उसी अनुभव के आधार पर बोल रहे हैं, समझ गए। हाँ, अरे उसका टेस्ट ही अलग है महाराज, अब बड़ी अच्छा टेस्ट है, समझ गए। चलिए, तो अब यहां पर आइएगा कि जैसे हम एक साथ सब चीज नहीं सीख सकते हैं, धीरे धीरे हम सब चीज को सीखते हैं, धीरे धीरे चीजों को हम लोग सीखते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से समझ गया, उसी प्रकार से जो है आपको मुख्यतः भौगोलिक तौर पर जो भारत को 3 भागों में बांटा गया है, हिमालय पर्वत, उत्तर भारत का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार। तो अब प्रश्न यह उठता है कि भारत का सबसे प्राचीनतम भूभाग कौन है, मतलब सारा भारत का सबसे पुराना भूभाग कौन है। जैसे आप सबसे पहले जो है, जब आपका जन्म हुआ होगा तो आप बोलना सीखे होंगे, फिर आप चलना सीखे होंगे, फिर आप दौड़ना सीखे होंगे, फिर जो है आप लिखना पढ़ना सीखे होंगे। तो वैसे ही हिमालय पर्वत, उत्तर भारत का विशाल मैदान और प्रायद्वीपीय पठार, सबसे पहले किसका निर्माण हुआ? हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ, उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण हुआ, प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण हुआ। और सबसे पहले जिसका निर्माण होगा वह भारत का सबसे प्राचीनतम भूभाग माना जाएगा। तो इन तीनों में सबसे पहले जिसका निर्माण हुआ है वह प्रायद्वीपीय पठार है, प्रायद्वीपीय पठार के बाद हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ, और हिमालय पर्वत के बाद उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण हुआ। मतलब भारत का सबसे प्राचीनतम भूभाग प्रायद्वीपीय पठार, और भारत का सबसे आधुनिकतम या नया भूभाग उत्तर भारत का विशाल मैदान, उत्तर भारत का विशाल। तो यह भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है, यह भी प्रश्न जो है आपसे पूछा जाता है कि भारत का सबसे प्राचीनतम भूभाग कौन है। और इस प्रकार का क्वेश्चन जानते हैं बिहार दरोगा बीपीएससी नहीं पूछता है, बिहार पुलिस पूछेगा, बिहार पुलिस एकदम पूछेगा। अगर नहीं पूछा है तो निश्चित तौर पर पूछेगा, आप देख लीजिएगा, 100% पूछेगा। इतना डीप जाकर के बिहार पुलिस ही पूछता है। क्लियर है? तो ये बात आपको समझ में आया, हाँ या ना? तो टोटल 8 से 10 पॉइंट हो गया। अब जो टोटल 8 से 10 पॉइंट हो गया, इस 8 से 10 पॉइंट को हम लोग लिख लेते हैं, समझ गए? तो अब नीचे से लिखना प्रारंभ कीजिए। तो बुलाइए, एड्रेस दीजिए, हम आ जाते हैं। खाने में तो माहिर हैं, खा खा करके देख रहे हैं पेट बढ़ा लिए, सिर्फ बोल रहा आइए हवेली पर कभी, आइए सर कभी रूम पर। बुलाइए ना, एड्रेस दीजिए, आ जाते हैं। खाना का तो हमको दिक्कत रहबे करता, हमको तो जो खाना बुला देता हम उसी के पास चले जाते हैं, समझे? लिखिए, इंडियन ज्योग्राफी के लिए एग्जाम पर्पस बोलिएगा तो बता देंगे। एग्जाम अगर आपको बीपीएससी टाइप का निकालना है तो आप माजिद हुसैन पढ़िए, माजिद हुसैन पढ़िए, और उसके बाद जो है दरोगा निकालना है तो दृष्टि क्विक बुक पढ़िए, और बीच में रहना है तो ये पढ़िए आप महेश कुमार बरनवाल का भूगोल एक समग्र।
वो ठीक बुक है। महेश कुमार बर्नवाल का भूगोल एक समग्र एनसीईआरटी सार संग्रह की बात नहीं कर रहे हैं। देखिए, महेश कुमार बर्नवाल जिस बुक से लोकप्रिय हुआ है वह है उसका सबसे पहला बुक भूगोल एक समग्र महेश कुमार बर्नवाल, जिसमें इंडियन ज्योग्राफी वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों है। वही बुक से वो लोकप्रिय हुआ और उसी लोकप्रियता पर जो है सब बुक निकाल दिया, अच्छा मार्केटिंग कर लिया। समझ गए? तो लिखिएगा, अब नीचे से लिखना प्रारंभ कीजिए। लिखिएगा, आज से करोड़ों वर्ष पूर्व समदा में फुल एड्रेस दीजिए ना, सहरसा में फुल एड्रेस दीजिए, सब जगह का फुल एड्रेस दीजिएगा तब ना आएंगे। हम लोग के घर के बगल में पड़ता है समदा, वहां का लड़का भी है। अच्छा, आइए फुल एड्रेस दीजिए, आते हैं। चलिए, एकदम विवेक पटेल जी एकदम 100% लिख करके दे सकते हैं, प्रीलिम्स निकलेगा। ठीक है, 100%। आज से करोड़ों वर्ष पूर्व, कुछ नहीं पढ़ना है तो हमसे पढ़िए। आज से करोड़ों वर्ष पूर्व मतलब बुक नहीं पढ़ना है तो हमसे पढ़िए। आज से करोड़ों वर्ष पूर्व, आज से करोड़ों वर्ष पूर्व आज से करोड़ों वर्ष पूर्व सभी स्थलखंड सभी स्थलखंड सभी स्थलखंड आपस में आपस में आपस में आपस में सटे हुए थे, आपस में सटे हुए थे, आपस में सटे हुए थे, जिसे अल्फ्रेड वेगनर नामक विद्वान ने, विद्वान का नाम है अल्फ्रेड वेगनर, जिसे अल्फ्रेड वेगनर नामक विद्वान ने, अल्फ्रेड वेगनर नामक विद्वान ने, जिसे अल्फ्रेड वेगनर नामक विद्वान ने, जिसे अल्फ्रेड वेगनर नामक विद्वान ने पेंजिया कहा, जिसे अल्फ्रेड वेगनर नामक विद्वान ने पेंजिया कहा। और हम आपको यह बात बता दें, 2014 में हम पहली बार बिहार पुलिस का परीक्षा दिए थे और 19 अक्टूबर को परीक्षा हुआ था। 19 अक्टूबर 2014, 19 अक्टूबर या 18 अक्टूबर को हुआ था, रविवार का दिन था। 18-19 अक्टूबर के आसपास रविवार देख लीजिएगा, परीक्षा हुआ था, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। समझ गए? सभी स्थलखंड आपस में एक दूसरे के साथ जो सटे हुए थे उसे क्या कहा जाता है? बिहार पुलिस का यह पूछा हुआ क्वेश्चन है। समझिए, 2014 अक्टूबर 2014 पहला सीटिंग परीक्षा हुआ था मेरा, दूसरा सीटिंग, पहला सीटिंग मेरा हुआ था, पहला सीटिंग का यह क्वेश्चन है, जिसे अल्फ्रेड वेगनर नामक विद्वान ने पेंजिया कहा। क्या हुआ है? मद निषेध। क्या मद निषेध? मद निषेध में भी पूछा हो सकता है, पूछा होगा। हम 2014 में बिहार पुलिस का परीक्षा दिए थे, उसमें पूछा था, तो हमको याद है। कौन सा बुक पढ़े है, क्लास कीजिए ना महाराज। और मद निषेध के लिए जो है ना, आप पढ़िए, अगर पढ़ना है, इंटर लेवल हो गया है बिहार पुलिस, तो आपको ज्योग्राफी में अगर बुक पढ़ना है, भारती भवन पब्लिकेशन का 8, 9, 10th, 11, 12th, 8 से लेकर के 12 तक का बुक पढ़िए। अल्फ्रेड वेगनर नामक विद्वान ने पेंजिया कहा, फुल स्टॉप। पेंजिया के चारों तरफ, 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 पेंजिया के चारों तरफ जो जलीय भाग था, पेंजिया के चारों तरफ जो जलीय भाग था,
पेंजिया के चारों तरफ जो जलीय भाग था उसे पेंथालासा, पेंजिया के चारों तरफ जो जलीय भाग था उसे पेंथालासा, पेंथालासा कहा गया, उसे पेंथालासा कहा गया, पेंथालासा कहा गया। फुल स्टॉप, उसी में कंटिन्यू। कालांतर में जाकर, कालांतर में जाकर, उसी में कंटिन्यू लिखते जाइएगा, उसी में कंटिन्यू। कालांतर में जाकर, कालांतर में जाकर, कालांतर में जाकर पेंजिया में विखंडन हुआ, कालांतर में जाकर पेंजिया में विखंडन हुआ, पेंजिया में विखंडन हुआ, विखंडन हुआ, और कुछ स्थलखंड, कुछ स्थलखंड, कुछ स्थलखंड उत्तर की ओर खिसका, कुछ स्थलखंड उत्तर की ओर खिसका, कुछ स्थलखंड उत्तर की ओर खिसका जिसे अंगारा लैंड, कुछ स्थलखंड उत्तर की ओर खिसका जिसे अंगारा लैंड, अंगारा लैंड, तथा कुछ स्थलखंड दक्षिण की ओर खिसका, तथा कुछ स्थलखंड दक्षिण की ओर खिसका, तथा कुछ स्थलखंड दक्षिण की ओर खिसका जिसे गोंडवाना लैंड, तथा कुछ स्थलखंड दक्षिण की ओर खिसका जिसे गोंडवाना लैंड कहा गया, जिसे गोंडवाना लैंड कहा गया, जिसे गोंडवाना लैंड कहा गया। फुल स्टॉप, उसी में कंटिन्यू लिखिएगा। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में जिस सागर, जिस सागर का निर्माण हुआ, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में जिस सागर का निर्माण हुआ उसे तेथिस सागर, उसे तेथिस सागर, उसे तेथिस सागर, उसे तेथिस सागर, तेथिस बोर्ड पे लिखा हुआ, उसे तेथिस सागर कहा गया है, उसे तेथिस सागर कहा गया है, तेथिस सागर कहा गया है। फुल स्टॉप। आज जहां हिमालय पर्वत है, उसी में कंटिन्यू लिखते जाइएगा। आज जहां हिमालय पर्वत है, आज जहां हिमालय पर्वत है, आज जहां हिमालय पर्वत है, आज जहां हिमालय पर्वत है वहां, आज जहां हिमालय पर्वत है वहां, वहां पहले तेथिस नामक सागर हुआ करता था। आज जहां हिमालय पर्वत है वहां तेथिस नामक सागर पहले हुआ करता था। आज जहां हिमालय पर्वत है वहां तेथिस नामक सागर पहले हुआ करता था। आज जहां हिमालय पर्वत है वहां तेथिस नामक सागर पहले हुआ करता था। 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 फुल स्टॉप। अब नीचे से पैराग्राफ चेंज करके या स्टार मार के, जिसमें लिखना स्टार मार के लिखिए। अब पैराग्राफ में नहीं लिखना, स्टार मार के जो है 3 4 5 पॉइंट यहां से हम आपको लिखाएंगे, तो स्टार मार के लिखिएगा आप। उत्तरी अमेरिका महादेश, उत्तरी अमेरिका महादेश, उत्तरी अमेरिका महादेश, ग्रीनलैंड, उत्तरी अमेरिका महादेश कोमा ग्रीनलैंड, उत्तरी अमेरिका महादेश कोमा ग्रीनलैंड, यूरोप महादेश, यूरोप महादेश, एशिया महादेश, एशिया महादेश, अंगारा लैंड या लॉरेंसिया के अंतर्गत आता है। 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 अंगारा लैंड
या लॉरेंसिया के अंतर्गत आता है, अंगारा लैंड या लॉरेंसिया के अंतर्गत आता है। अब नीचे से स्टार मार के दूसरा पॉइंट, स्टार मार के दूसरा पॉइंट, नीचे से स्टार मार के दूसरा पॉइंट, स्टार मार के दूसरा पॉइंट लिखिएगा, लिखिएगा। दक्षिणी अमेरिका महादेश, दक्षिणी अमेरिका महादेश, अफ्रीका महादेश, दक्षिणी अमेरिका महादेश, अफ्रीका महादेश, मेडागास्कर द्वीप, मेडागास्कर द्वीप, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर द्वीप, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका महादेश, अंटार्कटिका महादेश, इत्यादि 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 गोंडवाना लैंड के अंतर्गत आता है, इत्यादि गोंडवाना लैंड के अंतर्गत आता है। गोंडवाना लैंड के अंतर्गत आता है। अब नीचे से अगला स्टार मार के अगला पॉइंट लिखिएगा, अगला पॉइंट लिखिएगा स्टार मार के। भारत गोंडवाना लैंड के अंतर्गत आता है, अगला पॉइंट लिखिएगा, भारत गोंडवाना लैंड के अंतर्गत आता है, भारत गोंडवाना लैंड के अंतर्गत आता है, भारत गोंडवाना लैंड के अंतर्गत आता है। एक और पॉइंट लिखिएगा, भारत का सबसे प्राचीनतम भूभाग, 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 प्राचीनतम भूभाग प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीपीय भारत है, भारत का सबसे प्राचीनतम भूभाग प्रायद्वीपीय भारत है। तो वहीं भारत का सबसे प्राचीनतम भूभाग प्रायद्वीपीय भारत है, तो वहीं भारत का सबसे नवीनतम भूभाग, तो वहीं भारत का सबसे नवीनतम भूभाग तो वहीं भारत का सबसे नवीनतम भूभाग उत्तर भारत का विशाल मैदान है, उत्तर भारत का विशाल मैदान है। तो वहीं भारत का सबसे नवीनतम भूभाग उत्तर भारत का विशाल मैदान है, तो वहीं भारत का सबसे नवीनतम भूभाग उत्तर भारत का विशाल मैदान है, तो वहीं भारत का सबसे नवीनतम भूभाग उत्तर भारत का विशाल मैदान है, उत्तर भारत का विशाल मैदान है, उत्तर भारत का विशाल मैदान है। फुल स्टॉप, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। इतना ही न बताए थे, और कुछ बताएं? खत्म हो गया। ये मूल तौर पर यहां पर यह बात क्लियर करना था कि भारत अंगारा लैंड में आता है या गोंडवाना लैंड। टोटल बात क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मानचित्र सही से नहीं लगाए हैं हो। मानचित्र सही से लगाना आप सीखिए, समझे? सही से नहीं लगाए। चलिए आइएगा, सुनिए। हीरो सब आइए। रवि कुमार झा, एशिया नहीं है क्या? एशिया नहीं है?
चलिए आइए आप समझिए, देखिए ध्यान दीजिएगा, भारत है नो, अरे बोलिए नो, आए एक आध गो फैक्ट बताते हैं, फिर अन्य चीजों पर आएंगे, और ये सब फैक्ट आप जानते होंगे। भारत में टोटल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, हाँ या ना? हाँ, ठीक है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। आपका कल का होमवर्क है कल का, 28 राज्यों का नाम, राजधानी, 8 केंद्र शासित प्रदेश का नाम, राजधानी लिख करके लाना है। ये आपका कल का होमवर्क है, ठीक है, लिख करके ले आइएगा ना। अगर कल लिख करके नहीं लाइएगा तो जो है फिर आगे क्या होगा वो देखा जाएगा। तो लिख करके ले आइएगा। ऐसे हम प्रयास करेंगे टेलीग्राम चैनल पर भी भेज दे। टेलीग्राम चैनल पर जो है ना केमिस्ट्री के साथ साथ जो है ये भी भेज देंगे, आप अपना लिख करके ले आइएगा इसी नोट में, ठीक है। अब भारत में जो 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ऐसे हम ये सब बात आपको बताए हैं, लेकिन फिर भी राज्य के संदर्भ में क्षेत्रफल और जनसंख्या, देखिए आप सभी लोग जानते हैं क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य, सबसे छोटा गोवा, जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य, सबसे छोटा याद है, अच्छा। केंद्र शासित प्रदेश जानते हैं ना, बताए हैं, लिखा है कि नहीं लिखा है? लिखा है नहीं है? अच्छा लिख लीजिएगा, हमको पता था हम नहीं लिखा है, क्योंकि हम भी अभी नोट देखे थे तो हम नहीं देखे थे, ठीक है। और एक बात बताइएगा, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, हाँ क्या? लद्दाख, मार फटास ठीक कर देंगे। जम्मू कश्मीर ना जी, जम्मू कश्मीर ना, लद्दाख जैसा दिखता है वैसा है। पाकिस्तान का अधिकार ना है लद्दाख पे, चीन का अधिकार नहीं है, तो ये बात तो समझाए हुए हैं वो। तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और सबसे छोटा लक्षद्वीप, जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा दिल्ली और सबसे छोटा लक्षद्वीप, सबसे छोटा, ये बात हम आपको लिखाए नहीं है। तो स्टार मार के 3-4 पॉइंट बनेगा, तीनों 4 पॉइंट को लिख दीजिए, तो हम बताए हुए, हमको याद है, लिखिएगा तो। लिखिए, क्षेत्रफल के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, राजबल्ला लिखाए हुए, केंद्र शासित प्रदेश नहीं लिखा, तो राजबल्ला लिखे हुए हैं, देखिए नोट में, देखिए देखिए, आप लोग का कोई भरोसा नहीं, देखिए अभी आप हाँ लिखा हुआ है, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश वाला नहीं लिखा है, केंद्र शासित प्रदेश वाला लिखिए, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश वाला लिखिए, लिखिएगा केंद्र शासित प्रदेश, हेडिंग मार लीजिएगा केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश लिखिएगा। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर तथा सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश
तथा सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। 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 लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप है। अगला पॉइंट, जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश। जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश। जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश। जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश। जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश। जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश। दिल्ली है। दिल्ली है। जबकि सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश, जबकि सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप है। चलिए, और जानते हैं एक बात, सुबह के केमिस्ट्री और शाम के केमिस्ट्री में अंतर है। सुबह के केमिस्ट्री का फी है 249 रुपया और शाम के केमिस्ट्री का फी है 349 रुपया या 449 रुपया होगा। ठीक है, हाँ, जो भी होगा, जो भी होगा पता नहीं हमको, लेकिन ज्यादा होगा। बिट्टू सर स्वयं बोले हैं ये बात, काहे कि सुबह के केमिस्ट्री में पुराना नोट से पढ़ाया जा रहा है और शाम के केमिस्ट्री में नया नोट से पढ़ाया जा रहा है, इसलिए फी में अंतर है। अब आप लोग कहिएगा कि सुबह और शाम के केमिस्ट्री में अंतर क्यों है, तो अंतर है समझिए। हाँ, आप लोग के लिए पूछिए ना। हाँ, यानी भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ये कैसे मापा जाता है? ये वैज्ञानिक सबका काम है। एक यंत्र आता है जैसे वर्षा, वर्षा समझते हैं? जैसे एक बात बताइए, आपको बुखार लगा, आप बुखार कैसे माप लेते हैं? थर्मामीटर से। वैसे ही बड़े भूखंड के माप को लेकर एक यंत्र होता है, उस यंत्र का नाम हम एग्जैक्ट भूल रहे हैं, हम पिछले दिनों टेस्ट में बताए हैं, ध्यान से उतर रहा है। वो यंत्र होता है, उस यंत्र से उस यंत्र को मानचित्र पर रखकर और माप लिया जाता है कि ये क्षेत्र है तो इसका कितना क्षेत्रफल होगा। तो उस यंत्र का नाम हम भूल रहे हैं, आप कल के क्लास में पूछ लीजिएगा। और 3214, 2933, नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है, वो यंत्र से मापा जाता है। ठीक है, वो ऐसा बात नहीं है कि अब यहां पर स्क्वायर, आयत, रेक्टेंगल का ये फॉर्मूला नहीं, लंबाई इंटू चौड़ाई, नहीं वैसा बात नहीं है, नहीं वैसा बात नहीं। ठीक है, बैठ जाइए। और वो तो वृत्ताकार या आयताकार अगर क्षेत्र हो तब ना लंबाई इंटू चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या है? आयत का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या है? 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई, 2 इंटू ना। आयत का क्षेत्रफल क्या निकालने का फॉर्मूला क्या है? लंबाई इंटू 2 नहीं होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो एक बात बताइए, भारत की आकृति आप जो कर रहे हैं 3214 गुना 2933, भारत की जो लंबाई, भारत जो है क्या आयताकार है? नहीं ना है, तो उस आधार पर कैसे निकाल सकते हैं? नहीं ना, भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। कैसी है? चतुष्कोणीय है। तो नीचे से एक पॉइंट लिख लीजिए, तो भारत की आकृति चतुष्कोणीय है, लिख लीजिए ना फिर से, भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। 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 ठीक है,
चतुष्कोणीय है। अब यहां पर आइएगा, अब यहां पर चीजों को समझिएगा थोड़ा सा, ठीक है। भारत समुद्री सीमा बनाता है, यह बात तो आपको स्पष्ट है। एक बात बताइए, भारत जो समुद्री सीमा बनाता है, ये जो समुद्र तट है, ये जो समुद्र तट है, समुद्र तट सीधा है। देखिए तो मानचित्र पर देखिए ना, हम यहां पर खींचे भी हैं, है? नहीं ना है सीधा हो, इधर भी सीधा है नहीं, तो समुद्र तट सीधा नहीं होता है, समुद्र तट सीधा नहीं है। भारत का जो, ये कहना गलत हो जाएगा, ठीक है, भारत का समुद्र तट सीधा नहीं है, भारत का समुद्र तट सीधा नहीं है, बल्कि भारत का समुद्र तट क्या है, टेढ़ी मेढ़ी है, समझ गए, टेढ़ी मेढ़ी है। देखिए सीधी रेखा, सीधी रेखा ये हो गया, ये क्या हो गया, टेढ़ी मेढ़ी, ये टेढ़ी मेढ़ी रेखा हो गया, ये सीधी रेखा हो गया। आप यहां पर देख रहे हैं ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, यहां पे देखिए, तो भारत का जो समुद्री तट रेखा है वह सीधी नहीं है बल्कि टेढ़ी मेढ़ी है। अब जो समुद्री सीमा है, इस समुद्री तटरेखा को, समुद्री तटरेखा को एक सीधी लाइन आपस में मिलाती है, एक सीधी लाइन आपस में मिलाती है, और इस समुद्री तटरेखा को जो सीधी लाइन आपस में मिलाती है, इसको आधार रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आधार रेखा, आधार रेखा, आधार रेखा कहा जाता है, आधार रेखा कहा जाता है। अब एक होता है प्रादेशिक, एक होता है प्रादेशिक जल सीमा की लंबाई, एक होता है संलग्न जल सीमा की लंबाई, और एक होता है अनन्य क्षेत्रमंडल की लंबाई। तो यहां पर अब आप चीजों को समझिएगा, ठीक है। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा, प्रादेशिक जल सीमा की लंबाई 12 नॉटिकल मील, 12 नॉटिकल मील। संलग्न, संलग्न जल सीमा की लंबाई 24 नॉटिकल मील, और अनन्य क्षेत्रमंडल या जल सीमा क्षेत्रमंडल की लंबाई 200 समुद्री मील, 200 समुद्री मील, 200 समुद्री मील। प्रादेशिक जल सीमा की लंबाई 12 नॉटिकल मील, संलग्न क्षेत्रमंडल या जल सीमा की लंबाई 24 समुद्री मील, अनन्य क्षेत्रमंडल की लंबाई 200 समुद्री मील, ठीक है। अब यहां पर एक बात, सबसे पहली बात, 1 नॉटिकल मील, जैसे देखिए स्थल खंड में, स्थल खंड में किलोमीटर में नापा जाता है, स्थल खंड के भूभाग को किलोमीटर में मापा जाता है, और जो समुद्री सीमा की लंबाई होती है वह नॉटिकल मील में मापा जाता है। और 1 नॉटिकल मील बराबर होता है, 1 नॉटिकल मील बराबर होता है 1852 मीटर, 1852 मीटर। 1 नॉटिकल मील बराबर होता है 1852 मीटर, लगभग 2 किलोमीटर आप कह सकते हैं, लगभग 2 किलोमीटर, हाँ या ना, कह सकते हैं ना। चलिए अब अगली बात समझिएगा, तो ये जो प्रादेशिक जल सीमा, संलग्न क्षेत्रमंडल, अनन्य क्षेत्रमंडल, इसका जो निर्धारण किया जाता है वो आधार रेखा से किया जाता है। कहां से किया जाता है, आधार रेखा से, आधार रेखा से। तो आधार रेखा से प्रादेशिक जल सीमा की लंबाई 12 समुद्री मील, संलग्न क्षेत्रमंडल की लंबाई 24 समुद्री मील,
और अनन्य क्षेत्रमंडल की लंबाई 200 समुद्री मील। अनन्य क्षेत्रमंडल की लंबाई 200 समुद्री मील। 200 समुद्री मील के बाद यहां पर सुनिएगा, एक तो प्रादेशिक जल सीमा जो आधार रेखा से 12 समुद्री मील तक है, यहां पर भारत को हर प्रकार के संसाधनों के दोहन करने का अधिकार है। यहां पर भारत सरकार के द्वारा टैक्स लगाया जा सकता है, अपना कानून लागू किया जा सकता है। फिर अगर आप देखेंगे संलग्न क्षेत्र में, तो प्रादेशिक जल सीमा, प्रादेशिक जल सीमा, देखिए एक बात सबसे पहले, देखिए ये सब बात हमको बाद में बताना चाहिए था, एक बात सबसे पहले आप समझिए। यहां पर जो हम आपको बताए हैं 12, 24 अनन्य क्षेत्र मंडल, यहां पर हम आपको बताए हैं आधार रेखा से। लेकिन अगर मान लिया जाए, कहा जाता है प्रादेशिक जल सीमा की लंबाई के बाद से अनन्य क्षेत्र मंडल या संलग्न क्षेत्र मंडल कितना किलोमीटर तक फैला हुआ है, हम क्या बोल रहे हैं समझ रहे हैं? नहीं समझे होंगे। देखिए पूरा बातें नहीं बोल रहे हैं तो आप समझिएगा क्या। देखिए इतना बात तो आपको समझ में आ रहा है कि प्रादेशिक जल सीमा की लंबाई आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील, संलग्न क्षेत्र मंडल की लंबाई आधार रेखा से 24 समुद्री मील, और अनन्य क्षेत्र मंडल की लंबाई आधार रेखा से 200। इतना बात समझ में आ रहा है? मूल तौर पर क्वेश्चन यही पूछा जाता है। अब यहां से थोड़ा सा हम आपको और आगे बढ़ाते हैं, समझिए, थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अब एगो बात बताइए, आपको कहेगा प्रादेशिक जल सीमा के बाद, प्रादेशिक जल सीमा के बाद मतलब यहां के बाद संलग्न क्षेत्र मंडल की लंबाई कितना किलोमीटर है? कितना? 12 नॉटिकल मील कह सकते हैं। जो लोग 12 नॉटिकल मील बोल रहे हैं मतलब उनको समझ में आ रहा है, जो लोग नहीं बोल रहे हैं उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो 12 नॉटिकल मील तो मैक्सिमम लोग बोल रहे हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है, ये बात आ रहा है समझ में। इसके बाद अब अगर आपसे कहा जाए संलग्न जल सीमा की लंबाई से अनन्य क्षेत्र सीमा 176 नॉटिकल। अब यहां पर देखिए प्रादेशिक जल सीमा, यहां पर भारत को सभी अधिकार प्राप्त होते हैं, टोटल अधिकार। इस क्षेत्र में भारत का जो मन है वो करेगा, जो मन है वो करेगा। लेकिन जब आप यहां से आगे बढ़ेंगे, यहां से आगे बढ़ेंगे तो यहां पर थोड़ा सा कम अधिकार प्राप्त है। फिर जब आप यहां से भी आगे बढ़ेंगे तो यहां पर भी थोड़ा बहुत अधिकार है। लेकिन जब 200 नॉटिकल मील के बाद जाइएगा ना, तो फिर वहां पर उस समुद्री भूभाग पर सभी देश को एक समान अधिकार प्राप्त होते हैं, सभी देश को एक समान अधिकार प्राप्त होते हैं, सभी देश को एक समान अधिकार प्राप्त होते हैं। यह बात समझ में आया है? आ गया है ना? तो अब नीचे से 2, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट लिखिए, ठीक है, लिखिएगा। भारत की तटीय रेखा भारत का तटीय रेखा, भारत का तटीय रेखा टेढ़ी मेढ़ी है, टेढ़ी मेढ़ी, भारत का टेढ़ी मेढ़ी लिखना होगा। भारत का तटीय रेखा टेढ़ी मेढ़ी है, भारत का तटीय रेखा टेढ़ी मेढ़ी है, टेढ़ी मेढ़ी है। इस तटीय रेखा को
इस तटीय रेखा को जो सीधी लाइन, इस तटीय रेखा को जो सीधी लाइन, इस तटीय रेखा को जो सीधी लाइन आपस में जोड़ती है, आपस में जोड़ती है, उसे आपस में जोड़ती है, उसे 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 आधार रेखा कहते हैं। आधार रेखा कहते हैं। आधार रेखा से, आधार रेखा से, आधार रेखा से प्रादेशिक जल सीमा की लंबाई, आधार रेखा से प्रादेशिक जल सीमा की लंबाई, आधार रेखा से प्रादेशिक जल सीमा की लंबाई 12 नॉटिकल मील, आधार रेखा से प्रादेशिक जल सीमा की लंबाई 12 नॉटिकल मील, कोमा 12 नॉटिकल मील, कोमा संलग्न जल सीमा की लंबाई 24 नॉटिकल मील, 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 और अनन्य क्षेत्रमंडल की अनन्य जल सीमा की लंबाई, और अनन्य जल सीमा की लंबाई 200 नॉटिकल मील है, और अनन्य जल सीमा की लंबाई 200 नॉटिकल मील है, और अनन्य जल सीमा की लंबाई 200 नॉटिकल मील है, और अनन्य जल सीमा की लंबाई 200 नॉटिकल मील है, 200 नॉटिकल मील है, 200 नॉटिकल मील है, 200 नॉटिकल मील है, 200 नॉटिकल मील है। फुल स्टॉप। अब नीचे से स्टार मार के लिखिएगा, 1 नॉटिकल मील बराबर 1852 मीटर होता है। 1 नॉटिकल मील बराबर, और ध्यान दीजिएगा यहां पर जो है कुछ बुक 1824 मीटर भी लिखता है, तो यहां पर जो बात हम बता रहे हैं उसको आप याद रखिएगा, कौन क्या लिखता है हमको उससे कोई मतलब नहीं है। 1 नॉटिकल मील बराबर, एक समुद्री नॉटिकल मील बराबर, 1 नॉटिकल मील बराबर 1852 मीटर होता है। 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 अब नीचे से 2 गो क्वेश्चन लिखिए, दोनों आपको बना के लाना है, ठीक है। नहीं बना करके लाइएगा तो फिर तो हम हैं ही। पहला क्वेश्चन, भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश के, भारत के 28 राज्य, क्वेश्चन लिखना है, क्वेश्चन, होमवर्क है ये, होमवर्क है ये, होमवर्क है ये। भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और राजधानी लिखें। भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश के, भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश के राजधानी लिखें, राजधानी लिखें। दूसरा क्वेश्चन, दिल्ली एनसीआर के अंतर्गत, दिल्ली एनसीआर के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? दिल्ली एनसीआर के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? लिखें। दिल्ली एनसीआर के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? लिखें। दिल्ली एनसीआर के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? लिखें। क्लियर है? इतना बात तो याद करवाते हुए ना आए हैं, याद करवाने का कोई जरूरत नहीं ना है। क्लियर हो गया ना? पहला चैप्टर, अगर ये 2 क्वेश्चन आप स्वयं से बनाकर आ गए, पहला चैप्टर खत्म। और नहीं आए तो फिर हम बता देंगे, फिर दूसरे चैप्टर की शुरुआत कर देंगे, ठीक है। धन्यवाद, गुड नाइट। इससे आगे अगले क्लास में।
कोयला, हाँ थोड़ा बहुत, हाँ 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 हाँ। दो देशांतर रेखाओं के बीच। चलिए ठीक है, इससे आगे अगले क्लास में देखते हैं। गुड नाइट।